उद्देश्य यही है कि जब सारे दलों के विधायक एक साथ एक जगह बैठ जाएंगे, प्रतिनिधि एक जगह बैठ जाएंगे, तो कम से कम उन सबके बीच में एक आपसी सहमति बन जाएगी कि हमें किन विषयों पर बात करनी है, जिससे कि मर्यादा में रहकर लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण बस शुरू होने को है, उसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको दोहराएंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आय के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। तो राज्यपाल ने मूल कर्तव्य पढ़कर सुनाया है कि बतौर भारत का नागरिक हमारा मूल कर्तव्य क्या है। संविधान की पालना करना हमारा मूल कर्तव्य है। और इस अभिभाषण के शुरू होने से पहले स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी ये कहा कि सभी सदस्यों को शांति से इस अभिभाषण को सुनना है। 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में हुए राज्य के 16वीं विधानसभा के चुनाव निर्विघ्न, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संपन्न हुए। मैं प्रदेश की जनता को इस चुनाव में अब तक के सर्वाधिक मतदान एवं प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश देने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं समस्त नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि माननीय सदस्य
राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों को विधानसभा में प्रभावी ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण एवं चहुमुखी विकास में अपना सक्रिय योगदान देंगे। मैं समस्त माननीय सदस्यों का अभिनंदन करता हूँ तथा सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों एवं प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान में लोकतंत्र की प्राचीन परंपरा रही है। हमारे प्रदेशवासी समय समय पर ऐतिहासिक निर्णय कर लोकतंत्र की परिपक्वता का संदेश देते रहे हैं। इस बार भी राजस्थान की आवाम के 75.45% रिकॉर्ड मतदान कर एक अनूठा कीर्तिमान रचा, जो परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है तथा संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का अनुपम कार्य है। प्रसन्नता की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उल्लास के साथ लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर विश्वास जताकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पूर्व की सरकार अपने अंतर्विरोधों और अहम की लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण प्रदेश की विकासोन्मुखी नीति बनाने एवं निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई। फलस्वरूप जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। दुर्भाग्य से विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अंतर विरोध और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही। लेकिन अब यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर न केवल नए राजस्थान का निर्माण करेगी, अपितु विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने पुरजोर ढंग से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास जताकर वर्तमान सरकार को शासन की बागडोर सौंपी है। मैं जनता द्वारा किए गए इस विवेकपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करता हूं। परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा जो नहीं सहेगा राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से सत्ता में हुए परिवर्तन राजस्थान को अस्थिरता और अराजकता के अंधकार से सुशासन के प्रकाश की ओर ले जाकर विकसित, शिक्षित एवं खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करेगा। चुनावी यात्राओं और जनसभाओं के दौरान जनता से किए गए वायदे वर्तमान सरकार के संकल्प पत्र का अहम हिस्सा है। इसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि अब खुशहाली, समृद्ध और मजबूती के साथ आपनों अग्रणी राजस्थान का संकल्प जमीन पर साकार होगा। इस वर्ष हमने राजस्थान की राजनीति के अजात शत्रु पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी मनाई, जिन्होंने देश में पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन और विचारों पर आधारित अंत्योदय योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया, जिससे सरकार के खजाने में गरीब तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। गरीब कल्याण की यह अनूठी योजना कालांतर में अलग अलग रूप में देश भर के प्रदेशों में लागू की गई। माननीय भैरव सिंह जी के गरीब कल्याण के मौलिक विचारों को देखते हुए विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने इसीलिए भैरव सिंह जी को भारत के रॉकफेलर की संज्ञा दी थी। यह वर्ष देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। अटल जी ने देश में न केवल सुशासन की नींव रखी, अपितु सड़क जोड़ो और नदी जोड़ो जैसे विशाल संकल्पनाओं को मूर्त रूप देकर भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भी किया। हमारी सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके विचारों के प्रति कटिबद्ध रहते हुए लक्ष्य अंत्योदय पथ, अंत्योदय और प्रण अंत्योदय को साकार करेगी। हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि विगत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनावी वैतरणी पार करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल में आखिरी समय में बिना बस्ती प्रावधानों के आनन फानन में घोषित की गई इन तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा अवश्य की जाएगी।
विशेषज्ञों द्वारा गहन छानबीन के उपरांत ही इन कथित कल्याणकारी योजनाओं को समुचित वित्तीय आधार देकर ठोस एवं व्यवहारिक नए रूप में जमीनी धरातल पर लागू करने का काम किया जाएगा। इसे लोकतंत्र का असली उद्देश्य जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन सार्थक होगा और केवल भ्रामक प्रचार के बजाय सचमुच में जनता का सेवा कार्य सुनिश्चित हो सकेगा। माननीय सदस्यगण, विगत सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों, अदूरदर्शी निर्णयों तथा आर्थिक कुप्रबंधन ने बीते 5 वर्षों में राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की ओर अग्रसर किया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान पुनः बीमारू और सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य की श्रेणी में आ गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन वित्त लेखे वर्ष 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 को राज्य पर रुपये 3,11,374 करोड़ का ऋण भार था एवं प्रति व्यक्ति ऋण भार रुपये 40,300 था। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार 31 मार्च 2024 को राज्य पर रुपये 5,79,781 करोड़ का ऋण भार अनुमानित है तथा प्रति व्यक्ति ऋण भार बढ़कर रुपये 70,800 होना अनुमानित है। विरासत में मिली प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। राजस्थान के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोड मैप तैयार करेगी। विगत 5 वर्षों में राजस्थान में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता व संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आम जन किसान विद्युत कटौती का लगातार दंश झेलने को मजबूर रहे। आम जन में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चरितार्थ होती रही। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की प्रदेश की डिस्कॉम को आर्थिक संबलता देने के लिए शुरू की गई उदय योजना के माध्यम से डिस्कॉम का 62,400 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया था। दुर्भाग्य से गत कांग्रेस राज के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण आज यह ऋण फिर से बढ़कर 88,700 करोड़ रुपए के पार गया है। किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाने के टर्न की प्रोजेक्ट, विदेश से महंगा कोयला खरीद, कोयला धुलाई और निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से महंगी दरों पर बिजली खरीद में गत सरकार के कार्यकाल में हुए संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। विगत सरकार के बढ़े हुए D&D लॉस को नियंत्रित करके तथा गैर जीवाश्म स्रोत वाली अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर राज्य को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गत सरकार द्वारा घाटे में धकेले गए डिस्कॉम्स के आर्थिक हालात को विशेषज्ञों के परामर्श तथा कुशल प्रबंधन द्वारा सुधार कर नागरिकों, उद्योगों एवं किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हमारी सरकार द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। गरीबी उन्मूलन को लेकर सरकार का संकल्प एक वास्तविक संकल्प है, जो आपनों अग्रणी में उल्लिखित संकल्प पत्र में भी झलकता है। सरकार का हर गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर पर छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर में बिजली की गारंटी, हर खेत को पानी की गारंटी, हर महिला को सुरक्षा की गारंटी और हर अपराधी को सजा की गारंटी मुख्य ध्येय होगा। हमारी सरकार जन समस्याओं का समयबद्ध निराकरण कर प्रदेश में सुशासन की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर जनता दरबार के माध्यम से प्रभावी जन सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी और आम जन की समस्याओं का निस्तारण प्रशासन की पहली इकाई पर ही किया जाएगा। हमारी सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पबद्ध है। इस उद्देश्य से प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोई के स्थान पर अब अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि श्री अन्नपूर्णा रसोई में अब मिलेट श्री अन्न को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में
खाद्य पदार्थों का वजन अब 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, जिससे मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों को पर्याप्त कैलोरी का पोषण मिल सकेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि हमारी सरकार ने गरीब वर्ग की माताओं बहनों के प्रति अपने संकल्प को पूरा करते हुए 1 जनवरी 2024 से मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा को मूर्त रूप दे दिया है। हमारी सरकार महिलाओं को सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आप लोग अग्रणी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दुगना कर अब 12,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की प्रस्तावित योजना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा संबल होगा। गेहूं उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रमुख स्थान है। किसान भाइयों की फसल का सही दाम सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की एमएसपी के ऊपर राज्य सरकार बोनस देकर 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की योजना बनाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र का